नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जनवरी के अंदर और निरंतर हम क्लास ले रहे हैं पूरे सिलेबस पर आधारित। पूरे सिलेबस पर यानी आपके जो 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन 50 अंक के मॉडल पेपर चल रहे हैं अपने, क्योंकि ऐप के अंदर आपने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, बहुत सारी टॉपिक वाइज टेस्ट पढ़े हैं। तो अब 100% का मतलब है कि हम हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, करंट, पूरा मतलब 4-5 आपके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट पर 100% पढ़ेंगे। तो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आज का जो मॉडल पेपर है आपके सामने दिख रहा है 5 नंबर मॉडल पेपर है। इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर की चर्चा पूरी यूट्यूब पे कर चुके हैं एक एक क्वेश्चन की, और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको ऐप के अंदर दे चुका हूँ। जिसने कोर्स ले रखा है, नानक क्लासेज ऐप की टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, उसको मिल रहा है। तो आज हम 5 नंबर मॉडल टेस्ट पेपर की बात करेंगे, पूरे एकदम 100% पढ़ेंगे। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सब पढ़ेंगे। करें स्टार्ट, क्योंकि उससे क्या आपका बार बार अभ्यास हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा भी हाँ ठीक है। और इसका टेस्ट आपको ऐप में मिल रहा है, ऐप में टेस्ट मिल गया इसका। नानक क्लासेज ऐप में जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे ये टेस्ट मिल चुका है। टेस्ट के बाद इसका सोल्यूशन आपको मिलता है। तो 1 2 3 बार एक टेस्ट को अगर आप पढ़ रहे हो, पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो निश्चित है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो करें आज की इस क्लास को स्टार्ट बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। तो देखो, सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने, जग गंगाधर कौन सा? जग गंगाधर की उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? भौतिक प्रदेश का टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि अभी चुनाव हो चुके हैं और नई सरकार कौन क्या बनती है, वापस रिपीट होती है, उससे हमें तो कोई मतलब नहीं है। जिले इतने बन गए तो जिलों के हिसाब से फिलहाल अपने को जो जीके पढ़ना है वो ही पढ़ना है। ठीक है, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो डग गंगा गंगधर या गंगाधर की उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी हड़ो हड़ौती प्रदेश के अंदर। अब हड़ौती प्रदेश तो बदला नहीं है बिल्कुल भी, हड़ौती प्रदेश तो बिल्कुल ही नहीं बदला है, तो उससे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ये इतना ही क्षेत्र पेपर में आएगा कि डग गंगाधर उच्च भूमि दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश का मतलब क्या हुआ? ये जो क्षेत्र है आपका, बारां, झालावाड़, इधर बूंदी और कोटा, ये जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश की। देखो, मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ना है इसको। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार हड़ौती पठार को 5 धरातलीय उप प्रदेश में विभक्त किया जा सकता है। किसके अनुसार? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। नंबर 1, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। ये पहाड़ियां बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। मुकुंदरा हिल्स पड़ते हैं ना, पहाड़ियां वहां पे। नदी निर्मित मैदान। अब नदी हड़ौती क्षेत्र में चंबल नदी है, उसकी सहायक नदी है, जैसे काली सिंध, मेज, पार्वती आदि द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। शाहबाद उच्च क्षेत्र, तो 12 जिले के पूर्वी भाग में स्थित, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर। इस क्षेत्र में अलग अलग घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है यहाँ रामगढ़ में। पेपर में क्या आएगा? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहते हैं। शाहबाद उच्च भूमि रामगढ़ को जो 12 है, घोड़े की नाल की आकृति है, वो उस प्रकार की है। तो ऐसे प्रश्न आपको तथ्य से विभक्त किया जा सकता है। उसके बाद में झालावाड़ का पठार, तो झालावाड़ का पठार जो मालवा का पठार है, जहाँ काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। और डग गंगधर की उच्च भूमि, यह लगभग ऊंचाई है 450 मीटर। इसमें धरातलीय विविधता बहुत कम होने के कारण एक अच्छा कृषि क्षेत्र है। तो ये 5 हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार हड़ौती में 5 धरातलीय उप प्रदेश है। क्लियर हो गया? दूसरा प्रश्न देखो, थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर कौन सा युग्म सही नहीं? अब जलवायु जब हम पढ़ते हैं तो थार्नवेट, टिवार्था और कोपेन तीन पढ़ते हैं। इससे पहले हम कोपेन को पढ़ चुके हैं। किसको? हम कोपेन को पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं किसको? अब हम पढ़ रहे हैं थार्नवेट को आज। तो थार्नवेट के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चार चार है जलवायु प्रदेश, CAW, DAW, DBW, DAD। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? DAW, कोटा झालावाड़ नहीं। अब क्या प्रक्रिया है देखो, थार्नवेट सबसे पहले ध्यान रखना है। थार्नवेट नामक जलवायु वेत्ता ने कोपेन के अनुसार ही जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। किस आधार पे? जैसे वर्षा हो गया, तापमान होगी, वाष्पीकरण के आधार पर इन्होंने किया है। तो CAW यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके अंदर क्षेत्र जो आ जाएगा आपका। अब हम अगर राजस्थान के इस सचित्र की बात करें
ठीक है, नॉर्मल आपको जैसे बना के बता दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये CAW यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का मतलब ये जो क्षेत्र है ये है CAW का। ठीक है, DAW यानी अर्ध शुष्क, ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना ये DAW के अंदर आता है, DAW के अंदर आता है। उसके बाद देखो DBW यानी जो ऊपर वाला क्षेत्र है DBW, और लास्ट EAD जो ये खास करके ये क्षेत्र है, यानी ये क्षेत्र आते हैं ऐसे। तो CAW यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये समान्य तुल्य और मानसूनी प्रकार की है, उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा में। और DAW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसमें बीच वाला जो सारा ही भाग है ये सारा ही आ जाता है ये टोटल ये। और DBW यानी मिश्रित जलवायु है, जिसमें बीकानेर चूरू गंगानगर हनुमानगढ़। और EAD यानी उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें मुख्य जैसलमेर बाड़मेर आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल आपको चारों के चारों नाम कौन से क्षेत्र में और ये कहाँ आते हैं इनको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी एक एल्फिसोल्स मिट्टी की विशेषता नहीं है? अब मिट्टी का टॉपिक है बढ़िया तरीके से। मिट्टी की विशेषता देखो, एल्फिसोल्स इतना ही ध्यान रखना, ये जलोढ़ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। एल्फिसोल्स जलोढ़ मिट्टी होती है, बस इतना ध्यान रखना। जलोढ़ मिट्टी जो नई मिट्टी होती है नदियों के द्वारा बहकर लाई जाती है। और इतना याद रखना, आजकल आपने ट्रेंड चला हुआ ना कि लोग नदियों के पास जाके झीलों के पास जाके सेल्फी लेते हैं। अब इतना ध्यान रखना, नदियों के पास जाके सेल्फी, सेल्फी एल्फिसोल्स, सेल्फी एल्फिसोल्स जलोढ़ मिट्टी, इसको कछारी दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में क्ले उपस्थित होता है, बिल्कुल ये नहीं होता, ये ज्यादातर काली मिट्टी के अंदर ज्यादा होता है। यह मिट्टी आर्द्र और उपार्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। सही है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। मटियारी मृदा की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी में अर्जिलिंक स्तर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल नई मिट्टी होती है। दौसा स्वाईमाधोपुर टोंक जयपुर इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र है। तो उत्तर आ जाएगा 1 नंबर असत्य है, ये बाकी तीनों इसकी विशेषता है। तो अब अगर राजस्थान की मिट्टियों की बात कर लो, पूरी डिटेल यहाँ पे मिट्टियाँ देखो। एरिडीसोल्स जो ये शेखावटी क्षेत्र में और पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। एल्फिसोल्स मैंने बता दिया, उपार्द्र आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। एंटीसोल्स शुष्क पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और एनसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो स्टेपी प्रदेश है, बीच वाला जो अरावली का ये सारा है ना, तो इनसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स, एरिडीसोल्स, तो ये मिट्टियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलों का युगम बताइए। अब ये टॉपिक है पूरा का पूरा अपने एक जनसंख्या का टॉपिक है, तो वहां से प्रश्न आना ही आना है, फिक्स है। और मैं 5वां मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, तो 4 में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हैं, और ऐप के अंदर सारे के सारे मैं उसी प्रकार के मॉडल पेपर डाल रहा हूँ। ये मॉडल पेपर में टेस्ट भी आ रहा है और मॉडल पेपर में इसकी PDF पैनल भी आ रही है, जरूर इनका अध्ययन करें। सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात, तो सर्वाधिक जो बाल लिंगानुपात है शहरी का वो नागौर का है और न्यूनतम है धौलपुर का। तो देखो थोड़ा सा गहराई से प्रश्न है, और जनगणना 2011 की। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला है नागौर, 907 है। फिर उसके बाद में बीकानेर आता है। और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात पूछे तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का और गंगानगर का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार ये रिपोर्ट, तो ये ध्यान रखना। फलोदी पोखरण सोलर पार्क का विकास किस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ये आर्थिक समीक्षा का भी है, और आपके जब टोपल लिख रखा है ना अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, तो वहाँ स्पेशल दे रखा है। ठीक है, वहाँ क्या दे रखा है स्पेशल, मैं सारे आपको टोटल बताऊंगा। फलोदी पोखरण, अब फलोदी जिला बन गया, पोखरण जैसलमेर के अंदर सोलर पार्क का विकास तो SL सौर्य ऊर्जा कंपनी के द्वारा, SL सौर्य ऊर्जा कंपनी के द्वारा। देखो बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है, ये हमने पढ़ लिया। 4 चरणों में, जैसे एक 680 मेगावाट का, एक 65 मेगावाट का, एक 500 मेगावाट का और एक 1000 मेगावाट का, ये 4 बन रहे हैं ना, 2245 टोटल। इसके अलावा भी 4 फेज और चल रहे हैं, जैसे फलोदी पोखरण सोलर पार्क क्षमता है 750 मेगावाट है, विकास कंपनी SL इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है। और एक है फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बन रहा है, इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है।
और एक बन रहा है नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट, ये तो पता ही है, RSDCL यानी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी तैयार कर रही है, 925 मेगावाट। और चौथा है पुगल बीकानेर में 1450 मेगावाट का, इसमें भी कंपनी है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। कृषि उपहार योजना के तहत किसानों को इनकी उपज को किस पोर्टल के माध्यम से विक्रय किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है? तो कृषि उपहार योजना कौन सी है? ई नाम पोर्टल है। कौन सी? अब कृषि से संबंधित आपके कम से कम करंट के प्रश्न आएंगे 5 से 7। अर्थव्यवस्था से संबंधित है या करंट से संबंधित रिलेटिव है, कृषि का टॉपिक है, वहां से 5 से 7 प्रश्न अकेले अकेले कृषि से आएंगे, टोटल के टोटल। तो योजना को उपज के किस पोर्टल के माध्यम से? ई नाम पोर्टल। कौन सा? ई नाम। तो देख लो, राज्य के कृषकों को उनकी कृषि उपज को ई नाम पोर्टल के माध्यम से विक्रय करने, ठीक है, विक्रय करने, ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु कृषकों को उनकी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से ये कृषि उपज मंडी कृषि उपहार योजना जनवरी 2022 से लागू की गई है। इसमें क्या होता है कि योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा उनकी उपज को ई नाम पोर्टल पर विक्रय करने पर प्रत्येक 10,000 विक्रय पर्ची पर एक और इसके गुणक में उपहार कूपन का नंबर जारी किए जाते हैं। ठीक है। राजीव गांधी जल संचय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजीव गांधी जल संचय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, आएंगे फिक्स। देखो, इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2019 को हुई थी, बिल्कुल सही है। योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग है, ये नहीं है। 1 सितंबर 2022 को द्वितीय चरण के तहत योजना को संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही। अब पढ़े राजीव गांधी जल संचय योजना, ऐसे प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो, इस योजना का जो नोडल विभाग है ना, वो जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग है। योजना का नोडल विभाग कौन है? जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग है। और इसके अंदर क्या है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग के रूप में क्या कर रहा है? क्रियान्वयन करता है। अगला देखो, देवनारायण आवासीय योजना का संबंध है। देवनारायण आवासीय योजना, इसमें क्या है? पशुपालकों से संबंधित है। अब योजना ऐसी आएगी, प्रश्न योजना में ऐसे पूछ लेगा, तो पशुपालकों से संबंधित है। और खास करके कहाँ पे? कोटा। क्यों चर्चा में? क्योंकि कहते हैं कि बाहर वाले राज्य वाले भी इस योजना को देखने के लिए स्पेशल आते हैं भी, क्या चीज है, क्या प्रक्रिया है। मैं देखो क्या प्रक्रिया है, यानी किससे संबंधित है? पशुपालकों से संबंधित है। तो इसकी तारीख आपको याद रखनी है। क्या? इस आवासीय योजना की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त 2020 को रखी गई थी। 17 अगस्त 2020 को रखी गई थी। और 300 करोड़ की लागत से हर लगभग 738 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। और आवास दुग्ध संकल्प यानी पशुओं से संबंधित है ये। निम्न में से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के उद्देश्यों के संबंध में असत्य कथन बताओ। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2000 रिप्स, यानी रिप्स पहले 2019 थी, अब कुछ चेंज करके 2022 आ गई। ठीक है। तो इसके अंदर उद्देश्य के संबंध में, अब रिप्स का उद्देश्य क्या है? रिप्स का उद्देश्य क्या है? तो सीधी सी बात है, निवेश प्रोत्साहन है तो कहीं ना कहीं उद्योग से संबंधित होगा। किससे होगा? उद्योग से। तो ये किससे होगा? विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 25% वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना है, ये चीज। देख लो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन एक नज़र में। सबसे पहले ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 7 अक्टूबर 2022 को नए तरीके से इसको लागू किया गया। योजना के लक्ष्य देख लो, टोटल लक्ष्य संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करना है, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना है, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा व चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना है, और वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सर्जन करने। ये नया रिप्स 2022 इसको लागू की। निम्न में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? ये टॉपिक प्राचीन सभ्यता से स्पेशल और स्पेशल, तो यहाँ से तो एक प्रश्न आना ही आना है फिक्स। निम्न में से कौन सा स्थल निम्न में से पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है, सॉरी नहीं है, नहीं है, कौन सा है? तो देखो कौन सा? मंडपिया है, मंडपिया स्पेशल, बिगोद भी है, इसके अलावा बागोर भी है, और भैंसरोडगढ़ भी। नाथ द्वारा नहीं है, केवल 1 2 3 5।
देखो, निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरण और स्थल लगभग लगभग ठीक है 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व की अवधि के। निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल जैसे मंडपिया, विगोद, दियोली, नाथद्वारा, बैंसरोडगढ़, ये पूरा पाषाणकालीन प्रमुख स्थल है। जबकि उपकरण प्राप्त हुए हैं, निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल है नदियों की बजरी में दबे उपकरण मिले हैं, हैंडेक्स है, स्क्रैप्स है, ब्लेड वर्कस है आदि, इस प्रकार के उपकरण यहाँ से मिले हैं। राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र में उनकी वर्तमान स्थिति के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं। अब क्षेत्र है जैसे, अब गुजरात प्रदेश किसको कहते हैं, जालोर सिरोही के क्षेत्र को। गुजरात प्रदेश किसको कहते हैं, जालोर सिरोही के क्षेत्र को। ये क्या कह रहे, सुमेलित नहीं है। अब गुजरात प्रदेश स्पेशल आता है मारवाड़ का। जम्बुक, जम्बुक रण बूंदी का केशवराय पाटन है। बदानक बयाना भरतपुर का क्षेत्र है। और सालव बीकानेर नागौर का क्षेत्र। उत्तर आ जाएगा गुजरात प्रदेश। अब गुजरात क्षेत्र कौन सा है, ये आपका जो जोधपुर वाला मारवाड़ा वाला क्षेत्र है, क्योंकि मंडोर के गुर्जर प्रतिहार थे तो उसको कहते हैं। अब कुछ देखो, सीवी जनपद कहाँ था, सीवी जनपद उदयपुर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ क्षेत्र में। मालव जनपद था हड़ौती प्रदेश से जयपुर अजमेर सीमांत तक का क्षेत्र। मत्स्य जनपद अलवर भरतपुर जयपुर का सीमांत क्षेत्र। कुरु जनपद अलवर क्षेत्र। सालव जनपद नागौर बीकानेर का। मांड क्षेत्र जैसलमेर का। और मरु प्रदेश जोधपुर का। ठीक है। सूरसेन प्रदेश भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र का था सूरसेन प्रदेश। जांगल प्रदेश बीकानेर और उत्तरी जोधपुर का। योधे उत्तरी बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र। अर्जुनाइन अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। बागड़ व्याघ्रवट यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र। कांठल प्रतापगढ़ और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है। उसके बाद देखो मेवल क्षेत्र और देख लो, सारा टोटल आपको मैंने बता दिया। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग। अर्बुद प्रदेश चंद्रावती आबू और सिरोही का क्षेत्र। गुर्जर प्रदेश जालोर प्रदेश। बदानक भरतपुर बयाना क्षेत्र। स्पादलक सीकर नागौर अजमेर का सीमावर्ती क्षेत्र। मंडावियरपुर मंडोर और जम्बुखरण केशवराय पाटन बूंदी। ये मुख्य मुख्य प्राचीन स्थलों के पहले जो क्षेत्र थे अब वो किस नाम से जाने जाते हैं। मिहिर भोज प्रथम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिहिर भोज का नाम सुना है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कौन है, मिहिर भोज। देखो मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन राजतरंगिणी नामक रचना में मिलता है। सही है। मिहिर भोज ने अपनी स्थायी राजधानी कन्नौज को बनाया था, ये भी बनाया था स्थायी राजधानी कन्नौज को। इसके काल में चांदी और तांबे के सिक्के चलन में थे, जिस पर श्री मदा दिवराय अंकित था। आदिवराय की उपाधि थी ना इसके पास। प्रमुख प्रतिहार शासक बाऊ को हराकर इसने मंडोर गुजरात प्रदेश पर अधिकार किया था, क्योंकि अलग अलग शाखाएं थी। तो ये सारे के सारे क्या है, सही कथन है। इसके बारे में मिहिर भोज। मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में अपने पुत्र के नेतृत्व में 400 सैनिकों की सेना भेजी थी। तो किसने भेजी थी, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को हुआ था। तो मारवाड़ के शासक थे राव गांगा थे। राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव के साथ 4000 की सेना देकर भेजी थी। जयपुर के कछवा वंश के समकालीन निम्नलिखित घटनाओं को उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कछवा वंश के जो समकालीन थे, ठीक है, उनकी घटना देखो कब कब क्या हुआ। अब आपको ये पता होगा जयपुर नरेश स्वाई जय सिंह की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 1743 के अंदर। ठीक है। राजमहल का युद्ध हुआ 1747 में। जयपुर में मराठों के विरुद्ध दंगों में हजारों लोगों की हत्या हुई, मंदसौर का। अब एक या दो ही अगर आपको पता है ना तो आप हर चीज को क्लियर देख सकते हो। सबसे पहले देखो घटना घटित हुई 47 वाली बाद में 43 वाली बाद, यानी दो के बाद जस्ट एक आएगा, दो के बाद जस्ट एक आएगा। ये रहा। सबसे पहले मंदसौर का युद्ध हुआ। ठीक है। मंदसौर का युद्ध हुआ जो 1733 की बात है। फिर घटना स्वाई जय सिंह की मृत्यु वाली, फिर राजमहल का युद्ध और फिर मराठों का कत्लेआम हुआ था। देखो
मंदसौर का युद्ध 1733 में हुआ था, स्वाई जयसिंह मराठों के साथ, मराठे और स्वाई जयसिंह के बीच हुआ था। और 1743 को स्वाई जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच। और फिर 1751 को जयपुर में मराठों के विरुद्ध दंगे हुए थे, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। यहाँ माधो सिंह शासक थे जयपुर के। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की रचना किस परमार शासक ने की थी? सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की रचना किस परमार शासक ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा भोज। क्या हो जाएगा? राजा भोज के द्वारा। भोज एक बड़े शासक थे, बहुत सारे राजस्थान के अंदर इनके द्वारा मंदिर भी बनाए गए। तो मालवा के परमार शासकों की राजधानी उज्जैन दारानगरी थी। राजा भोज दारानगरी में न केवल राजस्थान बल्कि भारत का भी एक प्रसिद्ध राजा हुआ था। नाम सुना है ना? तो इनने इनकी दारानगरी में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनवाई, जिसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित थी। और कविराज की उपाधि थी। राजा भोज एक प्रख्यात विद्वान थे। इनके दरबार में मेरुतुंग, नाम सुना है ना? प्रबंध चिंतामणि, बल्लन, वर रुचि, राजशेखर जैसे विद्वान थे राजा। और ये टेस्ट सीरीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 499 रुपये की है। पूरा आपको इसके अंदर 15 मॉडल पेपर है, ठीक है। और अब जल्द ही इन 5 मॉडल पेपर जो 5वां करवा रहा हूँ, 1 से 5 मॉडल पेपर की यानी 100 क्वेश्चनों की प्रिंट निकाल के आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। वैसा भी इसके अंदर मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ। इसके अलावा हर करंट की पीडीएफ है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। यानी थर्ड पेपर अगर आपने ये 499 की टेस्ट सीरीज ले ली, तो मेरे हिसाब से थर्ड पेपर की तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और ये ले लो और थर्ड पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में विभागों के अध्यक्षों से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं? तो देखो, दीवान होता था अर्थ विभाग का अध्यक्ष। मुत्सदी रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाला अधिकारी होता था। पक्षी सैन्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। और मुशरिफ कारागार अधिकारी होता था। तो ये मुशरिफ है वो अर्थ विभाग का सचिव होता था, कारागार अधिकारी नहीं होता था। कब की बात कर रहा है ये मुशरिफ? देखो, अर्थ विभाग का सचिव होता था। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक में मंत्री वर्ग देखो कैसे होता था। जो अक्सपटलिक होता था उसको कहते थे पूरा लेख मंत्री। मेवाड़ में जो अमात्य होता था मुख्यमंत्री। संधि विग्रहिक होता था, युद्ध और संधि का जो मंत्री होता था। वन पति होता था मुख्य दुख। और विष गादीराज होता था मुख्य, जो वेद होता था उनका वो होता था। दीवान अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष दीवान होता था। पक्षी कौन आता था? ये नाम सुने हैं ना अपने सारे के सारे। ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। और मुसाहिब जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री था। अभी पूछ ले कि जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुसाहिब। खजांची, खजांची का नाम सीधा पैसे वाला हो गया। मुत्सदी राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाले था। और ड्यूटीदार महल की सुरक्षा, देखरेख और निरीक्षण का कार्य करने वाला अधिकारी था। मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था में रास बटाई का क्या संबंध है? रास बटाई का क्या संबंध है? देखो, मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था के अंदर राजस्व बटाई क्या होती थी? तो राजस्व बटाई थी अनाज तैयार कर होने के बाद बंटवारा करके लगान निर्धारण करने से होता था। देखो, रास बंटाई अनाज तैयार होने के बाद बंटवारा होता था, इसे रास बंटाई कहते थे। कुंता, जोलिया किसान आंदोलन करते ना, लाटा और कुंता। खड़ी फसल पर टैक्स लिया जाता था। बिगोड़ी, प्रति बीघा भूमि पर उपज के आधार पर राजस्व का निर्धारण था। जबकि जप्ती नगदी फसलों जैसे गन्ना, कपास, अफीम, नील आदि पर राजस्व वसूली को जप्ती कहते थे। और मुकाता, एक मुश्त निश्चित किया गया जो राजस्व कर होता था वो मुकाता होता था। और लटारा, लटारा यानी फसल की कुंता करने के लिए जागीर द्वारा भेजे गए व्यक्तियों को लटारा कहते थे। लाटा कुंता है ना वो। ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने के बाद राजस्थान से कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? यानी ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने के बाद तो ये कोटा का महाराव राम सिंह था। पढ़ते हैं ना, कन्यावध सबसे पहले कोटा, सती प्रथा सबसे पहले, बूंदी त्याग प्रथा, जोधपुर डाकन प्रथा, उदयपुर समाधि प्रथा, ठीक है। इसके अलावा जो जो प्रथा जितनी भी थी, पर्दा प्रथा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, तो इनके द्वारा ये सारी प्रथाएं समाप्त की गई,
ठीक है। तो सर्वप्रथम 1833 में महाराव राम सिंह ने कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया। राजपूत समाज में टिक्का व नुक्ता जैसी प्रथाओं में होने वाले अत्यधिक खर्चों से बचने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो कौन सी थी? देश हितैषणी सभा। कौन सी थी? देश हितैषणी सभा। अब देखो कुछ सभाएं जरूर याद रखना। तो ये पूछ रहा है टिक्का और नुक्ता का पूछ रहा है। टिक्का नुक्ता ये देश हितैषणी नहीं, इसका उत्तर है वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा। कौन सी? वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा। देखो कुछ सभाएं जो राजस्थान में गठित है। संप सभा गोविंद गिरी ने गठित की थी 1883 में डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ संप सभा की स्थापना वैसे संसदा पूछे तो थी। संप सभा की स्थापना वैसे कहाँ की थी? तो वो सिरोही में। संप सभा का आयोजन यानी सिरोही के अंदर हुई थी और डूंगरपुर में स्थापित इन्होंने पहले नहीं की थी। उद्देश्य भील और ग्रासियों को संगठित करना था। संस्था है थी एक देश हितैषणी सभा। 1877 में उदयपुर में स्थापित हुई थी। उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा सज्जन सिंह। उद्देश्य विवाह खर्च में कमी करने के लिए थी देश हितैषणी सभा। और वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा कर्नल वाल्ट द्वारा थी स्थापना 1889 में। उद्देश्य विशेषतः राजपूत समाज में विवाह की टीका रस्म और मृत्यु भोज जैसी रस्मों के अत्यधिक खर्चों को कम करना था। ठीक है। एक चरखा संघ जमनालाल बजाज ने 1925 में अजमेर में स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना। एक जीवन कुटीर वनस्थली विद्यापीठ में हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1929 टोंक के अंदर स्थापना हुई थी। उद्देश्य स्वावलंबन बनाने के लिए। और एक राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना घनश्यामदास बिड़ला ने 1934 में अजमेर में की थी। उद्देश्य हरिजनों में जागृति पैदा करके उनको शिक्षित करना था। चूरू की कांग्रेस नाम से प्रचलित सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? चूरू की कांग्रेस नाम से एक प्रचलित थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैयालाल और भंवरलाल सराफ के द्वारा। तो 1 2 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 2 4। अगला देखो देखो कथन 1 कथन 2। राजपुताना राज्यों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी। सही है। इसका मुख्यालय सीकर में रखा गया था। यह गलत है। इसका मतलब सिर्फ कथन सही है, इसका कथन नंबर 2 गलत है। तो 1 नंबर कथन सही है। क्यों है? क्योंकि सीकर की जगह क्या आएगा? झुंझुनू आएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? झुंझुनू में। ठीक। अब देखो शेखावटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू में 1835 में स्थापना हुई। मेरवाड़ा बटालियन मुख्यालय अजमेर में। जोधपुर लीजन अजमेर तत्पश्चात सिरोही के अंदर। और मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय खेरवाड़ा के अंदर। जयराम पैसा कानून का संबंध किस राज्य से है? जयराम पैसा कानून सीधी सी बात है किससे? जयपुर से। ये कौन सा मामला था? ये मीणा जो समाज थे जयपुर में मीणा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र था और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था और जयराम पैसा कानून लागू हुआ 1930 में। इसके तहत क्या होता था कि सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देने के लिए पाबंद किया जाता था। मारवाड़ किसान सभा का गठनकर्ता कौन थे? मारवाड़ किसान सभा के गठनकर्ता कौन थे? तो ये थे बलदेव राम मिर्गा। कौन थे? बलदेव राम मिर्गा मारवाड़ किसान सभा के संगठनकर्ता थे। अब इनकी ज्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसकी मैं पीडीएफ वहां डाल दूंगा तो वहां देख लेना। ये बहुत लंबी चौड़ी है, फिर अपने टाइम खूब लगेगा इसमें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान की किस महिला ने विनोबा भावे की भूदान आंदोलन के दौरान कुओं का निर्माण करवाया था? किसका? कुओं का निर्माण करवाया था। तो वो थी जानकी देवी बजाज। जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज ने। ठीक है। जैसे राजस्थान महिला परिषद की स्थापना भी 1947 में शांता त्रिवेदी ने की थी। नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय रही थी और उन्होंने महिला आश्रम संस्था की स्थापना की थी भीलवाड़ा के अंदर। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। और रमा देवी ये भी जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं तब तक यहाँ आती रहूंगी, इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। ये आपकी जो खास क्रांतिकारी महिलाओं से संबंधित है वो भी है। इनमें से कौन सा किला मुगल सम्राट फर्रुख सिंह द्वारा कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया था? पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया था तो वो कौन सा किला था?
शेरगढ़ का किला। कौन सा? शेरगढ़ का किला। अब सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर है। अलवर के बाला किले का निर्माण कौंकिल देव के पुत्र अलुग राय ने करवाया था। हसन खां मेवाती बाला किले के प्रभारी भी नियुक्त हुए थे कभी। शेरगढ़ का दुर्ग, इसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये शेरगढ़ बारां के अंदर है। कहाँ पे? परवन नदी के किनारे बारां में। घाणेराव, रिया, बिनाई और जूनिया आदि ठिकाने किस कला से संबंधित है? ये सारे ठिकाने चित्रशैली है ना, चित्रशैलों की उपशैली है, तो किस शैली से संबंधित है? तो मारवाड़ शैली से। घाणेराव, रिया, बिनाई और जूनिया, ये सारे के सारे मारवाड़ शैली की छोटी मोटी उपशैलियां हैं। ठीक है, ये देखो मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी आती है? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और शाहपुर आती है। बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा सारी आती है, ये ठिकाने थे। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर आते हैं। और ठिकाने काणेराव, रिया, बिनाई, जूनिया, ये भी छोटी छोटी ठिकानों की कला थी। हड़ौती में बूंदी कोटा थे उस समय और झालावाड़ी उपशैली थी। ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी और उनियारा उपशैली, जिलाए, इसरदा, सामोद आदि ये ठिकानों की कलाएं थी यहाँ की। और ये मैंने आपको कल क्लास दे दी। जनवरी से लेकर नवंबर 2023 गुरु नानक जयंती पर स्पेशल आपको ऑफर भी दिया था। पूरा करंट कवर हो गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सारे विद्यार्थी ना इस वीडियो को देख लेना। ऐप में मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको डलवा दी। किस नाम से? जनवरी से नवंबर 2023 पीडीएफ महामैराथन पैनल पीडीएफ। तो वो वहाँ पीडीएफ भी आप देख सकते हो। पीपली, रतन राणो, कुरंजा, मुमल, घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीतों का संबंध किस क्षेत्र से है? अब पहले तो ये याद रखना है क्या चीज ये लोकगीत है, किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछे तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र से। इससे पीपली, रतन राणो, कुंजा, मुमल, ये सारे मरुस्थलीय का मतलब पश्चिमी राजस्थान से है लगभग। ठीक है, जैसे पीपली गीत, रतन राणो, कुंजा, मुमल, घूगरी, केवड़ा। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सुशीर का मतलब क्या होता है? जो फूंक से, हवा से बजाए जाते हैं। चार प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तो फूंक से या हवा से बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये कहता है नहीं, कौन सा नहीं? कौन सा नहीं है? तो शहनाई तो है और वाद्य यंत्र नहीं। ठीक है, मृदंग नहीं है और भपंग नहीं है। मस्क और शहनाई दोनों ही है। तो 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। देखो मृदंग, पखावज ये अवनद तालवाद्य यंत्र है, जैसे ढोलक वगैरह होते हैं ना वैसे। और भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा कथन लोक देवता के संबंध में असत्य? लोक देवता। कुंडा पंथ के प्रणेता राव मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में बिल्कुल है। मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर दोरीमना बाड़मेर में स्थित है। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है, तो असत्य बताना है, ये गलत है। मामादेव को बरसात का देवता कहते हैं, बिल्कुल। बेंगटी हड़बू जी का पवित्र स्थल है जहाँ इनकी गाड़ी की पूजा होती है, ये भी सी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इसका उत्तर गलत हो जाएगा। कारण क्योंकि मेहाजी मांगलिया मुख्य इनका मंदिर बापणी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर बापिणी जोधपुर के अंदर है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। तो रिमना बाड़मेर में तो आलम जी जो जेतमलोत राठौड़ है उनका मेला लगता है। निम्न में से कौन सा युगम सही है? देखो हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय चलाया था। संत दास जी ने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। माघवाचार्य ने गोड़िया संप्रदाय चलाया था। रामचरण जी ने निष्कलंकी संप्रदाय नहीं चलाया था, ये तो संत माव जी ने चलाया था। किसने चलाया था? संत माव जी के द्वारा चलाया गया था। तो 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब 1, 2, 3 उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्योहार विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? विक्रम संवत का मतलब है चैत्र से लेकर फाल्गुन तक कैसे कैसे त्योहार आते हैं उसके हिसाब से। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने में आ गई। तिल चतुर्थी माघ महीने में आ गई। गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने में आ गई। तो सबसे लास्ट में आती है महाशिवरात्रि। कब? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का पर्व बनाया जाता है। तासरोगर, जोग संजोग, हूँ गोणी किण पीवरी रचनाओं का संबंध किस रचनाकार से है? तासरोगर, जोग संजोग, हूँ गोणी, हूँ गोरी किण पीवरी,
रचनाओं का संबंध किस रचनाकार से है? तो ये किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की। किसकी? यादवेंद्र शर्मा की है। ठीक है, देखो प्रमुख रचनाएं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मांजल रात, टाबरारी बाता, बड़गावत, बूमल, के रे चकवा बात। ठीक है, कुशल लाभ की है पिंगल शिरोमणि, डोला मारूरी चुपाई, तेज खार रस, और नागराज शर्मा, बिरखा बीननी, राम मिलाई जोड़ी, इब तो चेतो संस्कृति री सौरभ। क्योंकि ग्रंथ 2-3 प्रश्न आएंगे, क्योंकि प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक तीनों प्रकार के ग्रंथों को पूछा जा सकता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावतर ये आधुनिक साहित्यकार है। उसके बाद देखो, निम्न में से राजस्थान के किन राज्यपालों का कार्यकाल सर्वाधिक व न्यूनतम रहा? तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा था? गुरुमुख निहाल सिंह जी का। और सबसे कम दरबारा सिंह, जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो गुरुमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह। देखो, 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक रहे थे गुरुमुख निहाल सिंह जी, और ये 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक रहे थे दरबारा सिंह। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम राज्यपाल थे। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को बुला सकता है और विघटित कर सकता है। सही है। विधानसभा के सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल मामले पर संज्ञान ले सकता है। ये गलत है, एक ही कथन इसका सही है। कथन एक और दोनों सही है, कथन एक और दोनों सही नहीं है, कथन एक सही है, दो गलत है। ये हो जाएगा कथन एक ही सही। ठीक है, देखो अब अगर अनुच्छेद पढ़ें टोटल, अनुच्छेद 174 देखो क्या कहता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है और विघटित करता है। सिर्फ एक स्थगित होता है, वह विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? अभी 16वीं विधानसभा के राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, 75.45 के आसपास वोटिंग हुई है टोटल। तो प्रथम जो विधानसभा का गठन हुआ था वो 23 फरवरी 1952 को गठन हुआ था। ठीक है, गठन लोकप्रिय सरकार 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व बनी थी। 1951 में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे। 1952 में चुनाव 160 सीटों पे। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। विधानसभा का गठन फरवरी 1952 को हुआ था, और जो चुनी गई सरकार थी वो 3 मार्च 1952 को बनी थी। इनमें से कौन 2 या 2 से अधिक कार्यकालों के लिए मुख्यमंत्री नहीं चुने गए थे? अब देखो, शिवचरण माथुर 2 बार बने, बरकतुल्ला खां 1 बार बने, टीकाराम पालीवाल 1 बार बने, हरिदेव जोशी 3 बार बने। 2 या 2 से अधिक कार्यकालों के लिए मुख्यमंत्री नहीं चुने गए। 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हीरालाल शास्त्री देखो 1 बार, सी.एच. वेंकटाचार्य 1 बार, टीकाराम पालीवाल 1 बार, बरकतुल्ला खां 1 बार, जगन्नाथ पहाड़िया, ये एक एक बार ही बने हैं सिर्फ। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद का निर्माता व स्मारक होता है। गलत है। राज्य के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। सही है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद दोनों सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति होते हैं। बिल्कुल, बहुमत दल का नेता ही चुना जाएगा ना। बजट को पारित करवाने का उत्तरदायित्व तो मंत्रिपरिषद के पास है। ये भी सही है। वह सत्य है, 1 नंबर हो। जिलाध्यक्ष, जिलाधीश जो होता है, ये कार्यभार में व्यापकता देखते हुए किसके द्वारा उसे संस्थागत करिश्मा की उपमा दी गई थी? किसने संस्थागत करिश्मा यानी संस्थागत करिश्मा की उपमा दी थी? रजनी रजनी कोठारी ने। ठीक है, जिला कलेक्टर के निम्न कार्य होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिलाधीश का मतलब जिला कलेक्टर, दंड नायक के रूप में काम करता है, कलेक्टर के रूप में काम करता है, जिला विकास अधिकारी के रूप में काम करता है, आपदा निवारक अधिकारी के रूप में काम करता है, और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। अभी चुनाव हुए हैं ना, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। ठीक है, अगला देखो, और ये 10 दिसंबर को बुक आ रही भी, 10 दिसंबर 2023 को पूरी ऑब्जेक्टिव बुक होगी राजस्थान वस्तुनिष्ठ। जनवरी से दिसंबर 2023 पूरे विधानसभा का आंकड़ा भी होगा। आने वाली कॉलेज व्याख्याता वगैरह सब एग्जाम के लिए एकदम अपडेट, पूरी आपकी आर्थिक समीक्षा, बजट, पुरस्कार, खेल योजना, जितना भी मैटर है टोटल आपको इस बुक में मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी तो खास करके इस पुस्तक को ध्यान रखना और गजब तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, जिला कलेक्टर की आंख और कान किसको कहते हैं? आपसे पूछेगी
राज्य सरकार की आंख कान नाक किसको कहते हैं? तो कलेक्टर को। जबकि जिला कलेक्टर की आंख और कान किसको कहते हैं? एसडीओ को कहते हैं। किसको कहते हैं? एसडीओ को कहा जाता है। तो उपखंड अधिकारी होता है ना एसडीओ, उसका पद राजस्थान में प्रशासनिक सेवा में चयनित जो आरएस के चयनित होते हैं, एसडीएम बनते हैं ना, तहसील में तहसीलदार और उपखंड में एसडीएम जो होता है वो। नागरिक अधिकार पत्र की पालना हेतु राजस्थान में लोक सेवाओं के प्रदान करने का गारंटी एक्ट कब लागू हुआ? तो गारंटी एक्ट कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2011 को। 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। उद्देश्य आमजन को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं को प्रदान करने का एक सीमा तय करना। राजस्थान के नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 कब पारित किया? स्पेशल अधिकार मिले, इसका स्वास्थ्य का अधिकार मिले तो 21 मार्च 2023 को। देखो, राइट टू हेल्थ बिल, और ये ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये भी नोट करना है, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कौन सा कथन है सही नहीं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कौन सा कथन है सही नहीं है? कुछ इनकी धाराएं दे रखी है जो हमें पढ़नी है, धाराओं से संबंधित। देखो, राजस्थान सरकार ने अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को परिपत्र जारी करके नियम बनाया था। बिल्कुल। मानवाधिकार के अतिक्रमण के अभिकथन के संबंध में सूचना 30 दिनों में प्रेषित की जा सकती है, ये भी सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा, ये गलत है। इस अधिनियम की प्रस्तावना में लोकतंत्र आदर्श की प्रभुसत्ता के साथ सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन कर सकता है, ये भी सही है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 19(7) के अंदर दी हुई है, 5 के अंदर नहीं। नीति निर्माण सरकार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके लिए कुछ सहायक संस्थाओं का संयुक्त प्रयास जरूरी है। उनका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार के लिए नीति निर्माण करने वाला है। राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो के अनुसार नीतियां तैयार करता है। दबाव समूह, ये गलत है। नीति निर्धारक का जन समूह की आकांक्षाओं को पूरा करना, ये गलत है। और मीडिया के सामने। ठीक है, तो नीति निर्माण में सहायक संस्था, संविधान, संसद, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह सामान्य हित के अनुसार बने संगठन या समूह नीतियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु तक है, गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता, ये भी गलत है। दोनों ही कथन इसमें क्या है? गलत है। क्या चीज है? देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1), ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, फिक्स आएंगे आपके प्रश्न के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ अपने राजस्थान में। और अब देखो क्या चेंज हुआ है। 2019 के संशोधन के अनुसार जो पहले 5 वर्ष की अवधि थी, अब इसको घटा के 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दी। और यहाँ पे क्या है? 5 वर्ष या 70 वर्ष है, तो अब कितनी कर दी? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं। राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? अब लोकायुक्त है ना, जो 1973 में पद सर्जित हुआ था, जरूरी नहीं है कि सब की वो जांच करता है। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनकी उसको जांच करने का हक नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं। जैसे मान लो लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति, उनकी तो करता है, नगर पालिका बोर्ड का भी करता है, राज्य मंत्रियों की करता है, लेकिन सेवानिवृत्त जो लोक सेवक होते हैं उनकी वो जांच नहीं करता। अब अपने वो देखने हैं जिनकी वो जांच करता है या नहीं करता है। जैसे देखो, इसी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। ठीक है, उच्च न्याय लोकायुक्त संस्था में पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। जैसे मान लो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय का कोई अधिकारी हो, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का, महालेखाकार राजस्थान, आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य, सचिवालय के अधिकारी और सेवानिवृत्त लोक सेवक, सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, इनकी भी नहीं कर सकता। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं?
आरपीएससी की बात कर रहा है जो आपका एग्जाम लेगी उसके बारे में, तो एक एक चीज आपको पल पल की खबर होनी चाहिए आरपीएससी के बारे में। संबंधित कथन सही नहीं है। देखो, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आयोग का कार्यालय जयपुर से अजमेर आ गया, बिल्कुल है ना अजमेर। वर्तमान आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, गलत है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यह सत्य हो गया, लगा दें इसको पहले। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। आयोग में एक सचिवालय और 6 अन्य संभाग कार्य करें, ये भी सही है। आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, 6 संभाग, देखो प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा? कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा तो दीपक उत्प्रेती है, वो कार्यवाहक अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ठीक है, शिव सिंह राठौड़ तो भी रहे थे। तो इसमें कुछ अध्यक्ष जो निम्नलिखित है कार्यवाहक रहे थे, जैसे एल जोशी, SC सिंगारिया, SS टोक, HN मीणा, RD सैनी, शिव सिंह राठौड़ और लास्ट बारी जसवंत सिंह राठौड़ राठी रहे थे। के बाद में संजय सोत्रिया बने थे। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लोक रंग महोत्सव का आयोजन है कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र। ये आयोजन है, ताजे ताजे यहाँ से एक आधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। एशियन पैरा खेल 2023 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? अभी एशियन गेम हुए हैं होंगजाई चीन के अंदर, तो रुद्रांश जो खंडेलवाल है उन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन सा? रजत। ठीक है, 10 मीटर SH1 कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता। भरतपुर के स्कोर कितना रहा? 238.3 अंक। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अभी इसमें RS प्री के अंदर आया था, क्योंकि इसमें देखो ये बात सही है, ये बात सही है और ये बात सही है। कारण कि 10 करोड़ तक का ऋण मिलता है इसमें, तो 10 करोड़ में 5%, 5 करोड़ में 6% और 25 लाख में 8%। तो ये पहला तो सीधा ही गलत हो गया, 15 करोड़ वाला तो सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक मुख्य उद्देश्य बताता है? ये भी RS प्री के अंदर आया था। तो उड़ान योजना का संबंध किससे? मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता है। ये योजना दिसंबर 2021 में चली थी। 35वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की निकेत जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये जरूर याद रखना। अभी 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? गोवा के अंदर। तो निकेत जांगिड़ ने राजस्थान की तरफ से पहला पदक जीता। टोटल राजस्थान ने 66 पदक जीते थे, तो इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर पदक जीता। देखो भारोत्तोलन के अंदर। ठीक है, राज्य कृषक कल्याण कोष की वर्तमान राशि कितनी? 2019 में 16 दिसंबर 2019 को गठित हुआ था। पहले 5,000 था, 7500 करोड़ हो गया। देखो जैसे कृषक कल्याण कोष है वो 7500 करोड़ हो गया, कर्मचारी कल्याण कोष है वो 3000 करोड़ है, पर्यटन विकास को 1500 करोड़ है, अनुसूचित जाति कोष 1000 करोड़ है, अनुसूचित जनजाति कोष 1000 करोड़ है और युवा विकास और कल्याण कोष 500 करोड़ है। OBC है, EWS MBC 200 करोड़ हो गया, ट्रांसजेंडर 10 करोड़ है, लोक कलाकार 100 करोड़ है, निरोगी राजस्थान 100 करोड़ है, कृषि श्रमिक संबल 100 करोड़ है। निम्न में से कौन सा एक रिको यानी का कृषि खाद्य फॉर्म है? ये भी RS प्री में आया। टोटल कितने? 4 है ना, तो इसमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। जोधपुर है ना, बोरानाड़ा जोधपुर। इसे एक श्री गंगानगर में है, कोटा में है, अलवर में। ये देखो, इको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क 4 है, बोरानाड़ा जोधपुर, एक कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में। अब प्रमुख औद्योगिक पार्कों की बात करें तो ओजरी पार्क कहाँ पे है? चौपंकी भिवाड़ी के अंदर है। टेक्सटाइल पार्क है सिलोरा किशनगढ़ के अंदर है। मसाला पार्क जोधपुर में पहला और दूसरा कोटा के अंदर है। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर के अंदर है। हार्डवेयर पार्क कुक्स जयपुर के अंदर है और सेंट गोबेन प्लोंट ग्लास संयंत्र है कहरानी अलवर के अंदर। तो ये रिको के द्वारा जितने भी पार्क है और उद्योग का टॉपिक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके आ सकता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रवीणा अंजना। और कल वाली क्लास आपने देख ली होगी, जनवरी से नवंबर, तो उसमें सारा क्लियर हो गया। ये मिस अर्थ बनी थी प्रियनंद सेन और मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना।
राजस्थान में 6 सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। इसमें 2 पशुओं तक मिलेगा 40,000 रुपये। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2023 को कहाँ से शुरुआत की गई? तो ये निवाई टोंक से। सबसे पहले 400 रसोइयों से शुरुआत की गई थी, उसके बाद में 1000। और ये संचालित महिलाओं के द्वारा सेम जो इंदिरा रसोई योजना शहरी चल रही है, 8 रुपये में भरपेट भोजन, सेम वही खाना मिलेगा। राजस्थान में 5 सितंबर 2023 को ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। स्कूल आफ्टर, अब जितने भी स्कूल के अंदर नवाचार हो रहे हैं ना, ये समझ लो आपके एक आधा पेपर में पक्का आएगा। बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट कब चलाया गया? देखो, बीएसएफ हर साल 2 ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन अलर्ट चलाती है अगस्त महीने में जब स्वतंत्रता दिवस होती है, और ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है जनवरी में। अब जो जनवरी आएगी ना, घुसपैठिए आते हैं, सर्द हवा, कोहरा जम जाता है, तो वहाँ इसके लिए चलाती है। तो 11 से 17 अगस्त को ये ऑपरेशन अलर्ट चला था स्वतंत्रता दिवस। 11 सितंबर 2023 को 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन बस्सी जयपुर के अंदर किया गया। ठीक है। प्रदेश में पाटीदार, डांगी, पटेल, आंजना, कलबी समाज के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए किस बोर्ड का, अब कितने सरकार ने बोर्ड का गठन किया? अभी जो बुक आएगी अपने 10 दिसंबर को, उसमें मैंने टोटल सारे एक साथ बोर्डों का गठनों का टोटल बता दूंगा। सरदार पटेल कल्याण बोर्ड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के द्वितीय चरण का शुभारंभ कब किया? पहला हुआ था 15 अगस्त 2022 को, और दूसरा 24 अगस्त 2023 को। 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। अभी 2 दिन 12 और 13 सितंबर को बड़ा चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन कांकोटा में, और सबसे बड़ा वहाँ पे चंबल साहित्य घाट बना। 27 टोटल घाट बने हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने घाट बनाए गए हैं? 27 घाट बनाए गए हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा एक घंटा है, घंटा लगाया गया था। देवेंद्र आर्य जिसके शिल्पकार थे, और उनके कल परसों उनका निधन हो गया। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए एनएचएम राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? एनएचएम राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, जपाइगो के साथ। किसके साथ? जपाइगो। हाल ही में चर्चित केप मंसूरी व यशिता उस कुमावत का संबंध किस खेल से है? वुशु से। किससे? वुशु से है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में नए नवाचारों का शुभारंभ किया गया। इसमें है सत्य कथन, बताओ। देखो, 50 जिलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नई रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ किया गया। और 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। तीनों ही सही है। और शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण और शाला सम्मेलन 3.0, तो 3.0 नहीं है, 2.0 है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना कहाँ की जाएगी? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना कहाँ की जाएगी? चाकसू जयपुर में। और ये अभी बजट में घोषणा की थी सरकार ने। ठीक है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? सबसे ज्यादा वन है उदयपुर के अंदर। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है? वन है। अब देख लो, 13 जनवरी 2022 रिपोर्ट जारी हुई थी। कुल वन 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, और प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 4.87। सबसे ज़्यादा उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बारां में, चित्तौड़गढ़। आपको 3-3 तो याद रखने हैं कम से कम। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 888 है ना, 3 8 हैं, बस ध्यान रखना। देख लो, 2001 में 909 था, और कमी आई है 21 की। यह अनुपात 1981 से लगातार गिरा है। 1981 में अनुपात 954 था। नवीन युवा नीति बनाने की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो अभी जो नया अब की बार वाला बजट देखा कि युवाओं को समर्पित है 2023-24 का, और इसके कल्याण के लिए 500 करोड़ का विकास कोष का गठन भी किया गया। वर्ष 2023-24 में जेएनयू
यानी जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब बनाने की घोषणा कहाँ हुई है? जयनारायण व्यास। अब सीधा ये मत सोचना कि जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर ठीक है, मारवाड़ के गांधी है, उत्तर लगा दें जोधपुर, इसका उत्तर जयपुर होगा। कहाँ बनेगा? JNV जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब जयपुर में। जन सूचना पोर्टल RTI 2005 की किस धारा के अनुसार विकसित किया गया है? किस धारा के अनुसार? धारा 4(2), धारा 5(2), धारा 12(1) और धारा 2(3). तो किसके तहत इसका गठन किया गया है? धारा 4(2) के तहत। ठीक है, जन सूचना पोर्टल RTI 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित किया गया है। इसमें लगभग 115 विभागों की 331 योजनाएं शामिल की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 का संबंध किस पोर्टल से? 181 पोर्टल है, ये शिकायत वाली है यानी संपर्क करने वाली है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल, और ये पोर्टल आपके स्पेशल दिया हुआ है। राजस्थान के समय के कर राजस्व में किस कर का सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे ज्यादा SGST का रहता है, जो खुद की GST होती है। ठीक है, जैसे देखो सबसे ज्यादा SGST लगभग 12.52% है। राज्य वस्तु और सेवा कर, बिक्री कर है 2 नंबर पे 6.98। फिर राज्य उत्पाद शुल्क है, राज्य उत्पाद शुल्क है 4.35। ये यहाँ पे मूलांक नहीं है, मुद्रांक है। ठीक है, मुद्रांक, मुद्रांक वह पंजीयन का है। फिर वाहनों पर कर है, विद्युत पर कर है, इस प्रकार टैक्स है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय देनदारियां राजस्व GSTP का कितनी रही? वर्ष 2021-22 में राजकोषीय देनदारियां, तो ये कितनी रही? 37.99%। कितनी? 37.99% रही। बजट घोषणा 2023-24 में मुख्यमंत्री निःशुल्क फूड पैकेट योजना पर कितना व्यय होगा? फूड पैकेट योजना है ना, जो 15 अगस्त 2022 को शुरू हुई है, उसके अंदर टोटल 4500 करोड़ रुपए 2023 को शुरू हुई है। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ने कितने रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है? ये देखो सारे बजट की कहानी है 1900 करोड़ रुपए, लगभग है 1900 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने की। ये बजट है। राजस्थान बजट 2023-24 में युवा विकास और कल्याण कोष का गठन किया गया है। राजस्थान बजट 2023-24 में युवा विकास व कल्याण कोष का गठन किया गया। तो युवा की बात करें 500 करोड़। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बजट 2023-24 में कितनी आयु वर्ग के 5000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे? कितने लाभान्वित होंगे? तो कितने होंगे? 28 से 35 वर्ष। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना देख लेना के तहत बजट 2023-24 में कितनी आयु वर्ग के 5000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे? 18 से 35 वर्ष। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक राज्य के GSVA में कृषि क्षेत्र में प्रतिशत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कितनी हुई है? 13.12%। यानी 2017-18 से 2021-22 तक। कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय नीति 2019 के कृषि उत्पाद प्रसंस्करण हेतु कैपिटल सब्सिडी कृषकों और गैर कृषकों हेतु क्रमशः करने की घोषणा की है 2000 बजट के 2023-24 में। तो ये 75%। ठीक है, तो कैपिटल सब्सिडी कृषकों के लिए और गैर कृषकों हेतु 50%। कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय नीति 2019 के तहत कृषि उत्पाद प्रसंस्करण हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर करने की घोषणा की है बजट 2023-24 में। तो अनुदान बढ़ा दिया 1,50,00,000। जैविक खेती हेतु 50,000 किसानों को प्रति किसान कितने रुपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी? इनपुट सब्सिडी दी जाएगी तो 5,000 रुपए। जैविक हेतु 50,000 किसानों को। बजट 2023-24 में इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में किन स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है? ये सारे के सारे ही हैं, जितने भी हैं ये टोटल है। ठीक है, इनको याद रखना। देखो, बंदबरेठा भरतपुर, कोट बांध झुंझुनू, हिमावास पाली, कायलाना सुरपुरा बांध जोधपुर, नेवटा व कनौता बांध जयपुर, सारे के सारे। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आमेर आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में होगा, और पुष्कर है वो कैंप सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बजट 2023-24 की घोषणा है। ग्रासलैंड व वाटरलैंड डेवलपमेंट हेतु किस झील को 50 करोड़ से विकसित किया जाएगा?
ग्रासलैंड और वाटरलैंड डेवलपमेंट हेतु किस झील को 50 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा? तो सांबर झील को। सांबर जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत 2023-24 बजट अनुसार इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनेगा? ये कहाँ बनेगा? इंटीग्रेटेड, ये बनेगा जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। बजट 2023-24 के अनुसार उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना किसके सहयोग से की जाएगी? तो राजसिको के सहयोग से। जब भी राजसिको की सहायता से राजसिको की स्थापना 1961 को हुई थी और 1975 को कंपनी का दर्जा मिला था। क्या मिला था? कंपनी का दर्जा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जयपुर में राजसिको की सहायता से विश्वकर्मा MSME टावर भी बनेगा। राजस्थान बजट 2023-24 में नए कोषों के गठन की घोषणा की है, उनमें असत्य बताओ। देखो, लोक कल्याणकारी 100 करोड़, EWS 200 करोड़, गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट फंड 200 करोड़, युवा विकास व कल्याण कोष 1500 करोड़। ये गलत है। ये कितना है? 500 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना। जोधपुर में कितने करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी? अब ये तो पढ़ लिया कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है। कितने करोड़ से? ध्यान रखना, 500 करोड़ से। कितने? 500 करोड़ से। देखो, अभी 2023-24 में भी बात हुई है कि महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी इनकम योजना पर 250 करोड़ रुपए होगा, चिरंजीवी पर 100 करोड़ और इस पर 250। तो ये मैटर था आज की इस 5 नंबर मॉडल पेपर को हमने पढ़ा। 100% पढ़ लिए। इसका टेस्ट आपको ऐप में मिल गया, इसकी पैनल PDF है वो भी ऐप में मिल जाएगी। ये सामने आपके टेस्ट सीरीज है, ये जिस भी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया करें, और निरंतर हम पढ़ते रहेंगे, मॉडल पेपर और भी डालते रहेंगे और वीडियो लेते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।